नमस्कार साथियों, एम बाय भानु प्रताप के YouTube चैनल पर मैं भानु प्रताप एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे परिपथ की अवस्थाओं के बारे में, परिपथ के विशेष क्रमों के बारे में, किस प्रकार से परिपथ में घटकों को प्रयुक्त किया जाता है। आपको ज्ञात हो तो जब भी किसी वैद्युतिक परिपथ का निर्माण किया जाता है तो उसमें अनेकों घटक प्रयुक्त करते हैं। हमने भी परिपथ बनाए थे, 5 प्रकार की युक्तियां उसके अंदर लगाई थी। अब जितने भी घटक या युक्तियां प्रयुक्त की गई है उन सभी को एक विशेष क्रम में जोड़ा जाता है, उन सबका एक विशेष क्रम होता है। बस उन्हीं क्रमों का हमें अध्ययन करना है, ज्यादा नहीं है। क्रम केवल 2 हैं, एक है श्रेणी क्रम और एक है समांतर क्रम। एक को बोलते हैं सीरीज सर्किट और एक को बोलते हैं पैरेलल सर्किट, और इन दोनों को मिलाकर एक और सर्किट बनता है, उसको बोलते हैं कंबाइंड यानी कि मिश्रित परिपथ। तो हम इन तीनों ही परिपथों का या तीनों ही क्रमों का अध्ययन करेंगे और हम जो युक्तियां या घटक प्रयुक्त करेंगे इन परिपथों के निर्माण में वो होंगे प्रतिरोधक, क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। यदि आप लैंप भी लगाते हो तो भी उनका प्रतिरोध है, आप पंखे लगाओगे तो भी उनका कोई ना कोई प्रतिरोध होता है। तो हम जिन युक्तियों का इस्तेमाल करेंगे उनको हम नाम देंगे प्रतिरोधक, और आपको उन्हीं से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो बातें प्रतिरोधकों पर लागू होती है आगे आने वाले टॉपिकों में वही बातें सेम रूप से लागू हो जाएंगी। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक का मुख्य जो आपका हेडिंग होगा वो होगा श्रेणी व समांतर तथा मिश्रित परिपथों में गणनाएं। श्रेणी, समांतर व मिश्रित परिपथों में गणनाएं, इस हेडिंग के साथ शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले हेडिंग लगा लो श्रेणी परिपथ यानी कि सीरीज सर्किट। तो सबसे पहले जिसका हम अध्ययन करेंगे वो होगा आपका श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ, इसको श्रृंखला भी कहा जाता है भी, इसको श्रेणी या श्रृंखला, और इंग्लिश में इसको सीरीज सर्किट कहते हैं भी। क्या बोलते हैं? सीरीज कई नामों से पुकारा जाता है। देखो हिंदी भाषा के अंदर पर्यायवाची शब्द बहुत हैं और उन्हीं सभी पर्यायवाचियों से इनके अलग अलग नाम स्पष्ट होते हैं, और आप उन सबको कहते हो जिन्हीं भाषा में आगे। भाषा तो एक ही है, ये बस पर्यायवाची है। उस भाषा को आपने गहनता से अध्ययन नहीं किया, ना तो आपको ढंग से हिंदी आती है, ना ही आपको ढंग से अंग्रेजी आती है, ना ही आपको निम्मी आती है। वो जो भी है आप पढ़ने का प्रयास करोगे तो आपको सब कुछ आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करें। तो श्रेणी परिपथ हम सबसे पहले पढ़ेंगे भी। तो श्रेणी परिपथ के अंदर होता क्या है, दिखता किस प्रकार से है, क्या इसकी डेफिनेशन होगी, तो अपने नोट्स बनाने शुरू कीजिए। लिखिए भी कि ऐसा वैद्युतिक परिपथ जिसमें अनेक प्रतिरोधक उपस्थित हो, जिसमें एक से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, यानी कि एक से नहीं बनता, अनेक प्रतिरोधक उपस्थित हो और उन सभी में से प्रवाहित धारा का केवल मार्ग एक ही हो, अर्थात उन सब में से बहने वाली धारा का रास्ता, मार्ग क्या हो, एक ही हो। तो ऐसा परिपथ संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। ऐसा परिपथ जिसमें अनेक घटक प्रयुक्त किए गए हों और वे इस प्रकार से जुड़े हों कि उनमें से प्रवाहित धारा का केवल एक ही मार्ग उपस्थित हो, श्रेणी परिपथ कहलाता है। आगे थोड़ी सी बात और लिखो, फिर अपने आगे चलते हैं। लिखो श्रेणी परिपथ के निर्माण के लिए कम से कम 2 घटक आवश्यक हैं। श्रेणी परिपथों के निर्माण के लिए कम से कम कितने घटक? 2 घटक आवश्यक हैं, यानी कि कम से कम 2 चाहिए, अधिक से अधिक का कोई हमारे पास निर्धारण नहीं है। तो कैसा दिखता है श्रेणी परिपथ, तो उसके बारे में देख लेते हैं अभी थोड़ा सा। तो हमने बात की थी, मैंने पहले बताया था कि हम जिस चीज का अध्ययन करेंगे उसमें मुख्य रूप से लेंगे प्रतिरोधक। तो हम प्रतिरोधक के आधार पर ही परिपथ का निर्माण करेंगे, बाकी धीरे धीरे और भी चीजें देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रतिरोधक लिए हैं। 3 प्रतिरोधक हैं। ये प्रतिरोधक हो जाएगा R1, ये प्रतिरोधक हो जाएगा R2, ये प्रतिरोधक हो जाएगा R3, और इसको एक विशेष क्रम में हमने संयोजित कर दिया, और यही क्रम आपका क्या कहलाता है भी? श्रेणी क्रम कहलाता है। अब ध्यान से देखो, यदि हम यहां कोई धारा स्रोत लगा दें, मान लेते हैं यहां बैटरी लगा देते हैं, ये लो, यहां से पॉजिटिव यहां से नेगेटिव, और इसमें यदि करंट का फ्लो होगा, धारा तो जाएगी, उसके लिए रास्ता क्या है भी? एक ही है। सभी घटकों में से बहने वाली धारा का मार्ग केवल क्या है? एक ही है। एक ही रास्ते से धारा जा रही है, धारा के लिए कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं है। और ऐसी व्यवस्था जिस भी परिपथ में पाई जाएगी उसको हम किस नाम से जानेंगे? श्रेणी के नाम से जानेंगे। अब क्या क्या खास बातें होती है श्रेणी परिपथ में, इसको कैसे अलग किया गया है, किन आधारों पर पृथक किया गया है, अब उनकी चर्चा करनी है। तो देखेंगे सबसे पहले यदि बात की जाए, यहां एक वोल्टेज दी गई है, यहां एक वोल्टेज दी गई है। इस वोल्टेज को चलो वोल्टेज ने मान के इसको मान लेते हैं EMF। ये क्या है? एक
ईएमएफ है। यहाँ पे एक ईएमएफ दिया गया है, मात्रक इसका भी वोल्ट में है, तो यहाँ एक ईएमएफ प्रदान किया गया है। और श्रेणी परिपथ के अंदर बात कुछ खास ये होती है कि श्रेणी परिपथ में जितने भी घटक लगे हैं, श्रेणी परिपथ में जितने भी घटक लगे होते हैं उन सब में धारा का मान समान रहता है। अभी धारा का मान सब में क्या रहता है? समान रहता है। अब कैसे समान रहता है तो उसको देख लेते हैं। अभी श्रेणी परिपथ में यदि ये घटक R1 है, ये क्या है? R1 है, और R1 की धारा को यदि हम माने I1, ये है R2, इसके अंदर से जाने वाली धारा को यदि हम माने I2, और ये R3 है तो इसकी धारा को मान लेते हैं हम I3। तो श्रेणी परिपथ की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि सब में धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। अगर यहां पर जाने वाली धारा, इस धारा को हम मान लेते हैं IT, यदि ये 5 एम्पेयर है, यदि कुल धारा 5 एम्पेयर IT यहां से निकलकर जो धारा जा रही है वो कितने एम्पेयर है? 5 एम्पेयर है, तो I1 भी कितनी होगी? 5 एम्पेयर, I2 भी कितनी होगी? 5 एम्पेयर, और I3 भी कितनी होगी? 5 एम्पेयर होगी। अर्थात श्रेणी परिपथ की सबसे बड़ी विशेषता है, चाहे एक घटक लगाओ, चाहे 10 लगे हो, चाहे 5000 घटक लगे हो, सब में धारा का मान क्या रहता है? भी समान रहता है। धारा का मान समान क्यों रहता है? क्योंकि रास्ता क्या है? एक ही है। जैसे एक नदी को पार करने के लिए एक ही पुल है, एक ही क्या है? पुल है, और उस पुल के ऊपर से यहां से यहां तक उस पुल का निर्माण जो किया गया है वो मान लेते हैं 100 लकड़ी के फट्टों से किया गया है। ये एक नदी जा रही है और इसको क्रॉस करने के लिए एक पुल बनाया गया है, ये रहा पुल भी, और इस पुल के निर्माण में 100 फट्टे, या चलो हम थोड़े से लगा लेते हैं, 3 फट्टे लगाए गए हैं ये। अब यहां से एक व्यक्ति आया, एक आए, दो आए, कितने भी आ सकते हैं, वो इस पुल को क्रॉस करने का क्या करेगा? अभी प्रयास करेगा। तो हर बार प्रत्येक फट्टे के ऊपर से कितने व्यक्ति निकलेंगे? अगर एक है तो यहां से भी एक ही निकलेगा, इसमें से भी एक ही, और इसमें से भी एक ही निकलेगा, क्योंकि मार्ग क्या है? एक ही। यदि मार्ग एक से अधिक होते तो धारा डिवाइड हो जाती, लेकिन यहां पर धारा डिवाइड हो ही नहीं सकती, क्योंकि मार्ग ही क्या है? रास्ता ही क्या है? एक ही है। किसी एक रास्ते से जाने वाले वाहनों की संख्या काउंट कर लो, वो उसी रास्ते पर सेम ही चलेगी। हाँ, बीच में कोई रुक गया तो एक अलग बात है, लेकिन ये परिपथ है, ये अपने मन मर्जी से नहीं धारा रुकती है। जहां बाधाएं आएंगी, जहां उच्च प्रतिरोध आएगा, उस जगह हो सकता है धारा रुक जाए, लेकिन परिपथ में यदि धारा निरंतर बह रही है तो सभी घटकों के अंदर धारा का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। यह श्रेणी परिपथ की सबसे बड़ी खास बात होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी कौन से परिपथ से जुड़ी हुई? श्रेणी की। तो आप नोट्स में लिख सकते हैं कि श्रेणी परिपथ की सबसे बड़ी विशेषता, श्रेणी परिपथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी घटकों में प्रवाहित धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो ये थी पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी बात भी। अब दूसरी बात क्या है इसके अंदर? दूसरी बात यह है कि श्रेणी परिपथ के अंदर जितने भी घटक लगे होते हैं, श्रेणी परिपथ में जितने भी घटक लगे हैं, चाहे 3 लगे हैं, देखो मैं समझा 3 से रहा हूं, 300 भी होंगे तो भी वही नियम लागू होंगे, जो बातें एक पर लागू होती है वही सब पर लागू होती है। श्रेणी परिपथ में जितने भी घटक लगे होंगे, सभी घटक अपने प्रतिरोध मान के अनुरूप वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। लिख सकते हो कि श्रेणी परिपथ में जुड़े सभी घटक अपने प्रतिरोध मान के अनुरूप वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, वोल्टता पतन करते हैं। तो श्रेणी परिपथ में यदि R1 लगा है, इसकी वोल्टेज ड्रॉप कर नापने के लिए हमें एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, और वोल्ट मीटर इस प्रकार से जुड़ता है। देखो वोल्ट मीटर का भी एक विशेष क्रम है, चर्चा करेंगे आगे। सभी क्रमों का अध्ययन करने के पश्चात हम आगे की थ्योरी को पढ़ सकते हैं। R2 की वोल्टेज नापने के लिए एक वोल्ट मीटर V2 लगा दिया, R3 की वोल्टेज ड्रॉप नापने के लिए एक वोल्ट मीटर V3 लगा दिया। तो श्रेणी परिपथ में जुड़े जितने भी घटक हैं वो सभी अपने अपने प्रतिरोध मान के अनुरूप वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और ये भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अब कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेंगे ये सब डिपेंड करेगा उनके प्रतिरोध पर। किस पर? R पर, क्योंकि ओम ने एक फॉर्मूला दिया था ओम के नियम से, V बराबर होता है R इंटू आई। कईयों को तकलीफ होगी, I इंटू आर होता है, R इंटू आई नहीं है। लेकिन दो राशि यदि गुणा में है तो आप उनको कैसे मर्जी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नियम में हमने सही पढ़ लिया, यहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर लिख ले, कुछ नहीं है। लेकिन यही दो राशियां यदि भाग में हो तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे कि I बराबर होता है V बटा में R, और यदि इसको उलट के लिख दोगे I बराबर R बटा में V तो गड़बड़ है। गुणा वाले को इधर उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भी ध्यान रखना। अगर फिर भी कईयों को तकलीफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको मिटो देता हूं कि V बराबर, रट्टे मारने वालों को ज्यादा तकलीफ होती है चीजों की, V बराबर होता है I इंटू
R। अब श्रेणी परिपथ में सभी घटक वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेंगे? ये जी इतनी करेंगे। किस आधार पर करेंगे जी? I इंटू R के गुणनफल के आधार पर करेंगे। तो हमने R को ही आधार क्यों माना? हमने ये क्यों कहा कि अपने अपने प्रतिरोध मान के अनुरूप, हमने ये क्यों नहीं कहा कि अपनी अपनी धारा मान के अनुरूप ड्रॉप करेंगे? क्योंकि ये बात हमारी पहले क्लियर हो चुकी है। धारा श्रेणी परिपथों में वो कारक है जो सभी में क्या है भी नियत है। धारा तो नियत है, तो फिर अलग अलग क्या होगा भी? प्रतिरोध अलग अलग होगा। यदि V1 ज्ञात करनी है तो आपको I1 और क्या चाहिए? R1। यदि आपको V2 ज्ञात करना है तो आपको I2 और क्या चाहिए? R2। यदि आपको V3 ज्ञात करनी है तो आपको I3 और क्या चाहिए? I3 और क्या चाहिए? R3 चाहिए। अब इसमें यदि आंकड़े रखे जाए, मान लेते हैं I सब में 5 एम्पेयर है, R1 का मान है 1 ओम, ठीक है ना, 5 एम्पेयर की I2 है और लेकिन R2 का मान है 2 ओम, 5 एम्पेयर की I3 है लेकिन R3 का मान है 3 ओम। तो देखो इसका तो वोल्टेज ड्रॉप कितना आया? 5 वोल्ट। इसका आया कितना? 10 वोल्ट। इसका आया कितना? 15 वोल्ट। ये 5, 10 और 15 जो सब अलग अलग आ रहे हैं, क्या ये धारा मान के अनुसार आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे। ये किसके आधार पर डिवाइडेशन हो रहा है? इनके प्रतिरोध मान के अनुसार। तो इसलिए हमने लिखा कि श्रेणी परिपथ में सभी घटक वोल्टेज ड्रॉप करते हैं और फिर आगे यदि लिखना चाहो तो उन सभी वोल्टेज ड्रॉप का जो मान है वो घटकों के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो ये इतनी सी बात थी कौन से परिपथ के लिए? श्रेणी परिपथ के लिए। तो श्रेणी परिपथों को हल करने के लिए आपको इन सब बातों के बारे में पहले से पता होना चाहिए, अन्यथा आप कुछ गलतियां कर दोगे और एक गलती की नहीं कि पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो इतना पढ़ लेने के पश्चात अब हम इन सबको कंबाइंड करके एक ही जगह पर लिखने का प्रयास करेंगे कि किन वो 3 कारकों के बारे में जो ओम ने हमें बताया वो क्या क्या निकल के आते हैं श्रेणी परिपथ के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखा था VT के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे VT कि श्रेणी परिपथ में कुल वोल्टेज VT किसके तुल्य है? तो VT बराबर होता है V1 प्लस में, V2 प्लस में, V3 प्लस में डैश डैश डैश, इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे हमने देखा था या पहले पे भी देखा था हमने IT कुल धारा IT बराबर होती है किसके भी? I1 के। ये बराबर है किसके? I2 के। ये बराबर है किसके? I3 के। और ये इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा भी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। नंबर 3 पे हमने देखा था RT के बारे में, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो RT बराबर होता है R1 प्लस में, R2 प्लस में, R3 प्लस में। ये भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो ओम के नियम के तीनों कारक VI और R इसके अंदर आ गए हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। चौथा कारक भी अनुपलब्ध है, शक्ति जिसे पावर कहते हैं, वो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल हम इसके सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। तो एक सरल सा सवाल लेके चलते हैं, भी इसको सरल करने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करना भी। तो ज्यादा घटक नहीं लेते, घटक ले लेते हैं अपने 4 और ये चारों घटक है और कौन से क्रम में जुड़े हैं? क्रम अपना श्रेणी ही चल रहा है। यहाँ एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं, ये जो भी वोल्टेज सोर्स ले लिया, इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया R4। 1 2 3 की जगह X Y Z ABCD कुछ मर्जी दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट का ध्यान रखना थोड़ा। यहाँ पर वोल्टेज मान लेते हैं हमने दे दी है 100 यानी कि 100 वोल्ट। R1 है 10 ओम का, R2 है 20 ओम का, ये मान लेते हैं 40 ओम का और ये मान लेते हैं 50 ओम का। तो कुल मिला के हमने 4 प्रतिरोधक ले लिए, उनकी अलग अलग वैल्यू ले ली है। अब वही चीजें हमें ज्ञात करनी है जो हमने थोड़ी देर पहले सीखी थी। हमें VT ज्ञात करना है, हमें IT ज्ञात करना है, हमें RT ज्ञात करना है। तो पहले तो टोटल वाली चीज देख लेते हैं, फिर पृथक पृथक सभी की गणना करेंगे। धारा की, वोल्टेज के, प्रतिरोध की पृथक पृथक भी देख लेंगे। पहले VT। सबसे पहले देखो प्रश्न के अंदर जब भी कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे कि उनके अंदर कुछ चीजें आपको प्रत्यक्ष रूप से दी जाएंगी। अब प्रत्यक्ष रूप से दी गई चीजें आपसे कभी भी प्रश्नों में पूछी नहीं जाती है, आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके निकालना ही पड़ता है। तो जो चीज प्रत्यक्ष रूप से दी गई है, चलो मैं उसके बारे में पूछ लेता हूँ। VT कितनी VT है? अभी यहाँ आराम से बता सकते हो कितने वोल्ट है। ये लो जी 100 वोल्ट है। उसके बाद में आपसे नंबर 2 पे पूछ ले, बताओ IT धारा कितनी है। तो धारा निकालने का प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे पास कोई तरीका है नहीं, लेकिन हम ओम के नियम के पास चले तो धारा I बराबर क्या होता है? V बटा में R होता है। अब हमें धारा I नहीं चाहिए, हमें IT चाहिए। तो हमें वोल्टेज भी टोटल चाहिए, रेजिस्टेंस भी क्या चाहिएगा? टोटल चाहिएगा। तो VT तो हमारे पास उपलब्ध है, कितनी है अभी? 100। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? RT। तो हमें RT ज्ञात करना पड़ेगा। RT ज्ञात करने का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पता लगा। RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3, यही तो होता है। तो निकाल लेते हैं भी RT। यहाँ पर RT बराबर 10 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 50। कितना हो गया? 50 और 40 90 90 100 और ये हो गया 120। तो हमारा टोटल प्रतिरोध कितने हम आ गया? RT बराबर 120। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 120। RT की वैल्यू निकाल लो 1 2 0 120। 120 का 100 में भाग लगाओ, 10 बटा 12 यानी कि 5 बटा में
6, 5 में 6 का भाग लगाएंगे, नहीं जा रहा, पॉइंट लग जाएगा, 0 आ गया, 0 आया तो 50, 50 में 6 का लगाओ, 7 6 42, 8 6 48, तो ये आ गया 0.8, अप्रोक्सीमेट 0.8 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। 8 के आगे भी हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 8.3 समथिंग आएगा। तो ये 0.8 आ गया आपका। 0.8 आने के बाद में अब हमारे पास IT उपलब्ध हो गई है, तो हम IT की वैल्यू लिख सकते हैं। IT हमारे पास है 0.8 एम्पियर और RT हमें थोड़ी देर पहले मिल गया था 120 ओम, सॉरी। तो ये हमें इतने आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। सबसे पहले टोटल वाली चीज हमने ज्ञात कर ली है, अब इनकी पृथक पृथक चीज देख लेते हैं। तो जो आंकड़े ज्ञात हैं वहां उसको इस डायग्राम में उतार लेते हैं जी। हमें मिल गई IT, तो यहां पर लिख देते हैं IT 0.8 एम्पियर, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद में हमें RT मिल गया, वो हमने यहाँ पर अंकित कर ही रखा है। अब क्या पूछेगा भी, अब इसी सवाल के अंदर आपसे जो बातें पूछेगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी और उस पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि यही प्रश्न आते हैं, इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। अब मैं पूछता हूं आपसे, अब आप बताइए जी R2 के द्वारा किया गया वोल्टेज ड्रॉप। अब वो कहेगा कि यदि R2 के सिरों पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया जाए, लैंग्वेज बनानी सीख लो, बहुत आसानी रहेगी, तो उसके पाठ्यांक क्या होंगे, वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग प्रदर्शित करेगा। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो ये सब हमने कर लिया, एक बार इसको मैं यहां से हटा देता हूं। तो ये देखो भी, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि सवाल हमारा जो बड़ा हो गया उसको हम आसानी से कर पाए एक ही पेज के अंदर। तो इस प्रकार से आपसे पूछेगा जी V2 का मान बताओ। अब V2 का मान आपने ज्ञात करना है, तो V2 का मान ज्ञात करने के लिए हम यहां उतार लेंगे जी V2। ओम के नियम से देखना, हमें V को है 1 2 3 बाद में देखेंगे। ओम के नियम को याद रखना, भूल मत जाना। V2 बराबर V बराबर I into R, यही तो है, बस ध्यान से। अब देखो I सब में समान है, चाहे वो I1 हो, चाहे I2 हो, चाहे I3 हो, श्रेणी का यही नियम है, धारा सब में क्या रहती है, समान। तो धारा है कितनी 0.8, तो यहां लिख देंगे 0.8 इनटू V2 ज्ञात करना है। V2 है किसका, R2 का, तो यहां पर लेंगे भी क्या, R2 ले लेंगे। R2 कितना है 20, ये तो हो गया 8 2 16, ये कितने वोल्ट आ जाएगी, 16 वोल्ट। V2 आ गई 16 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप R4 का मान ज्ञात कर सकते हो, R3 का ज्ञात कर सकते हो, हर एक की वोल्टेज ड्रॉप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये करने का प्रयास करना। एक सवाल मैं आपके लिए दे देता हूं, उसको करके लाना और मेरे को बताना, कमेंट करके आप उसके आंसर दे सकते हो। मैं पूछूंगा एक चीज ही, सभी ने उत्तर देने का प्रयास करना है, मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो करवा देंगे। चलो प्रतिरोध की थोड़ा सा डिजाइन बदल देते हैं, सिंबल वगैरह भी टेस्ट में आएंगे आपके। ये लो, कोई समस्या तो नहीं है, ये लो जी। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये मान लेते हैं आपका R1 5, ये हो गया R2, ये मान लेते हैं 3, ये मान लेते हैं R3, ये मान लेते हैं R1 और ये मान लेते हैं R4, ये मान लेते हैं 4। कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को। तो ये 5 ओम का, ये 3 ओम का, ये 8 ओम का और ये 4 ओम का। और यहाँ पर वोल्टेज जो मान लेते हैं अपने वोल्टेज है अपनी 40 वोल्ट। कितने वोल्ट है, 40 वोल्ट। अब क्या बताना है आपने बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना, सिर्फ एक चीज का मान आप बता देना। यहां मैं एक लगा रहा हूं वोल्ट मीटर, इसको नाम दिया V3। आपको V3 की रीडिंग बतानी है। आपको ये बताना है कि इस वोल्टमीटर V3 के जो पाठ्यांक है वो क्या होंगे। तो ये प्रश्न करने का प्रयास करना, जब हो जाए तो कमेंट करके आप इसके उत्तर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आएगा कल फिर देख लेंगे इसको। तो यहां तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ, श्रेणी। लेकिन अब थोड़ी सी बात श्रेणी में लिखनी है, हेडिंग लगाओ श्रेणी परिपथ के उपयोग। कि श्रेणी परिपथ कहां काम में आता है, क्या आपकी जिंदगी में कहीं श्रेणी परिपथ काम में आया, क्या आपने अपने ITI ट्रेड के अंदर प्रैक्टिकल में कहीं इसका इस्तेमाल किया, कहां आपकी घरेलू वस्तुओं में, घरेलू चीजों के अंदर, घरेलू सर्किट में कहीं श्रेणी परिपथ काम में आता है क्या, तो उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल काम में आता है। देखो श्रेणी परिपथ का उपयोग जो है वो लड़ियों में,
छोटी छोटी लड़ियां जो त्योहारों पे, उत्सवों पे, दीपावली पे, विवाहों में, शादी वगैरह समारोह के अंदर लगाई जाती है, सजावटी कार्यों की लड़ियां बोलते हैं उसका प्रयोग। उसके अंदर जो लैंप लगे हैं सारे कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। लिखो प्रकाश टॉर्च, जो लाइट वाली टॉर्च होती है उसके अंदर जो सेल लगते हैं वो भी कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। बैटरी में सेल भी लिख सकते हो, वो भी कौन से क्रम में? भी श्रेणी क्रम में। फ्यूज परिपथ के श्रेणी क्रम में, स्विच परिपथ के श्रेणी क्रम में। सुरक्षा युक्तियां अप्रोक्सीमेट जैसे कि ओवरलोड कॉइल है, ओवरलोड रिले है, वो सब भी कौन से क्रम में आती है? श्रेणी क्रम में। तो आप लिख सकते हो। और एक महत्वपूर्ण यंत्र लिखना है हमें, नाम है एम्पेयर मीटर या एमीटर बोलते हो इसको। कौन सा मीटर? एमीटर। एम्पेयर मीटर या एमीटर कौन से क्रम में लगता है? श्रेणी क्रम में। इस परिपथ में हमें एमीटर लगाना हो तो यहाँ इस जगह ये लगेगा श्रेणी क्रम में, श्रेणी में आएगा और यहाँ पर ए लिख देंगे। आप ये भी ज्ञात कर सकते हो धारा भी, लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में आपको V3 के पाठ्यांक बताने हैं। बाकी सबके पाठ्यांक निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये न्यूमेरिकल करने का जो है वो और सुधर जाएगा। तो ये चीज है भी। तो यहाँ तक हमने श्रेणी परिपथ के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब याद होगा आपको, जब आपको परिपथ की अवस्थाएं करवा रहा था मैं, तब मैंने परिपथ की दो चरम अवस्थाएं बताई थी भी। एक चरम अवस्था थी आपकी ओपन सर्किट और एक थी आपकी शॉर्ट सर्किट। तो ओपन और शॉर्ट सर्किट की चरम अवस्था को यदि श्रेणी परिपथ पर लागू करके देखा जाए तो क्या रिजल्ट निकल के सामने आते हैं वो हमें देखना है। अब आपने जो नेक्स्ट टॉपिक लगाना है वो ये है कि श्रेणी परिपथ में ओपन सर्किट व शॉर्ट सर्किट होना। श्रेणी में ओपन भी देखेंगे और श्रेणी में शॉर्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले लगा लेते हैं हेडिंग भी, श्रेणी परिपथ में ओपन सर्किट। ये चरम अवस्थाओं का अध्ययन हमें करना ही करना है, यानी कि श्रेणी परिपथ अब क्या हो गया? अभी ओपन हो गया। तो क्या होगा? प्रश्न आते हैं अभी, लगभग पेपर के अंदर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं और आप लोग कंफ्यूजन में उत्तर गलत दे देते हो। अब वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करना भी। इस बार हम प्रतिरोधक की बजाय लेते हैं लैंप, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो है आपके वो लैंपों से ही संदर्भित दिए जाते हैं। तो हम लैंप ले लेते हैं इस बार 3 4 से भी ज्यादा 5 लैंप ले लेते हैं। पांचों के पांचों लैंपों को हमने कौन से क्रम में जोड़ दिया है? श्रेणी क्रम में। तो ये हमारा एक श्रेणी परिपथ का निर्माण हो गया है। देख लेते हैं इसको। अब ये श्रेणी परिपथ है, इसमें 5 लैंप आपके जुड़े हैं, पांचों लैंप आपके श्रेणी क्रम में हैं और हमने अध्ययन करना है श्रेणी में क्या होना? ओपन। तो ओपन सर्किट के रूल क्या कहते थे, उन रूल को एक बार मैं याद दिला देता हूं कि जब भी कोई परिपथ ओपन सर्किट हो जाएगा तो उसके अंदर दो कारक, एक R और एक I, अपने ऐसे मान पर पहुंच जाते हैं कि या तो उनसे ज्यादा कुछ नहीं होता या उनसे कम कुछ नहीं होता। तो श्रेणी परिपथ या किसी भी परिपथ में ओपन होने पर जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो कहां चली जाती है? वो इंफिनिटी यानी कि प्रतिरोध अनंत तक पहुंच जाता है और उस समय धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य तक चला जाता है। तो देखते हैं श्रेणी में क्या होगा। आपने टॉपिक लगा लेना है, लिखना है कि यदि श्रेणी परिपथ में कोई एक घटक ओपन सर्किट हो जाए, यदि श्रेणी परिपथ में कोई एक घटक, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हम शुरुआत एक से करेंगे। यदि श्रेणी परिपथ में कोई एक घटक ओपन सर्किट हो जाए तो परिपथ का प्रतिरोध अत्यधिक बढ़ जाता है व परिपथ की धारा का मान शून्य हो जाता है। यदि श्रेणी परिपथ में कोई एक घटक ओपन सर्किट हो जाए तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा अनंत हो जाता है और परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है। कोई भी युक्ति कार्य नहीं करती। यही प्रश्न आते हैं, कैसे आते हैं वही बताऊंगा। कोई भी युक्ति कार्य नहीं करती, यानी कि इन पांचों में से यदि कोई भी एक युक्ति को यदि अपने क्या कर दें, भी ओपन कर दें। ये लोग मान लेते हैं ये वाला लैंप 2 नंबर 3 नंबर, कोई भी 100 लैंप लगे हैं जी, 42 नंबर ओपन हो गया। 100 लैंप लगे हैं, 78 नंबर 78 नंबर ओपन हो गया। कुछ मर्जी कंडीशन रख दे, नियम यही, कोई भी एक युक्ति यदि ओपन हो जाए तो कोई भी युक्ति कार्य नहीं करेगी। इस परिपथ के अंदर से कोई धारा नहीं बहेगी, धारा का मान 0 एम्पेयर। परिपथ के जो रेजिस्टेंस की बात करें तो RT की बात करें वो क्या हो जाएगा? अनंत, क्योंकि जहां ओपन हुआ वहां अनंत प्रतिरोध उपस्थित होगा। कोई भी घटक वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, ये भी लिखना है, कोई भी घटक वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है, यदि एक वोल्टमीटर आप यहां लगाओ इस प्रकार से, एक वोल्टमीटर आप यहां लगाओ इस प्रकार से, एक वोल्टमीटर यहां लगाओ, एक वोल्टमीटर यहां लगाओ और एक और वोल्टमीटर लगाना है हमें। एक वोल्टमीटर यहां इस जगह लगा दिया जाए तो इसको मान लेते हैं V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4, ये है V5। इस कंडीशन के अंदर कोई भी घटक वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है ना। तो V5 की रेटिंग 0 वोल्ट रहेगी, ये भी 0 वोल्ट दिखाएगा, ये भी 0 वोल्ट दिखाएगा, ये भी 0 वोल्ट दिखाएगा, ये भी 0 वोल्ट दिखाएगा। अब ये हो गया श्रेणी परिपथ। अब यहाँ पर यदि आप थोड़े पढ़े लिखे और आपने थोड़ी बहुत थ्योरी का अध्ययन किया तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस डायग्राम में मैंने एक बात झूठ लिखी है और जिस दिन आप झूठ पकड़ना सीख जाओगे समझ लेना थ्योरी आनी शुरू होगी। क्या झूठ है?
5 वोल्ट मीटर लगे हैं, क्या पांचों के लिए ये बात लागू है कि पांचों के पाठ्यांक 0 होंगे? जी बिल्कुल नहीं होंगे। वोल्ट मीटर जो V2 है ये 0 रीडिंग नहीं देगा। सभी घटक जो है, बाकी ये को ओपन हो गया, ओपन हुआ घटक परिपथ में है ही नहीं। आपके घर में एक लैंप होल्डर लगा है, ये रहा। इस लैंप होल्डर के अंदर से आपने जो लैंप है उसको हटा दिया, बाहर निकाल दिया, क्या उसके अंदर कुछ माना जाएगा? क्या नहीं, वो खाली है, ओपन है, रेजिस्टेंस अनंत चला गया, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ सिर्फ एक वोल्ट मीटर लगाया दो तारों के बीच में, ये है घटक। अब ये रह गया, ये 2, ये 3, ये 4, पहले 5 थे, घटक कितने रह गए? 5। सबके सिरों पर वोल्ट मीटर लगाओगे, सबकी रीडिंग क्या आएगी? 0। लेकिन जो ओपन हुआ घटक है, लिख लेना, जो ओपन हुआ घटक है उसके सिरों पर यदि आप वोल्टेज नापते हो तो ये क्या प्रदर्शित करेगा? जितनी यहाँ पे आरोपित वोल्टेज है वो प्रदर्शित करेगा। यदि यहाँ VT 50 वोल्ट है, यदि यहाँ VT, प्रश्न आ गया, देखो डायग्राम आ गया इसी प्रकार से, 5 के 5 वोल्ट मीटर लगा दिए। प्रश्न पूछेगा जी दिए गए चित्र के अंदर V2 के पाठ्यांक क्या होंगे, दिए गए चित्र में V4 के पाठ्यांक क्या होंगे। प्रश्न कितने मर्जी बना सकते हैं इससे। अब क्या आगे लिखना पड़ेगा? तो V2 के पाठ्यांक यदि पूछ ले तो V2 की रीडिंग कितनी होगी? V2 की रीडिंग वही होगी जो आपकी आरोपित वोल्टेज है। यहाँ पर कितने वोल्ट प्रदर्शित होगी? 50 वोल्ट प्रदर्शित होगी। इस बात को विशेष रूप से याद रख लेना। अब ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, किसी ने वोल्टेज ड्रॉप की नहीं है। वोल्टेज ड्रॉप का नियम क्या है? V बराबर क्या होता है? I into R होता है। R इन सबके पास उपलब्ध है, ठीक है, लेकिन सबकी I का मान क्या है? 0। R यहाँ पे 1, 2, 5, 15, 20 कुछ मर्जी लिख दो, 0 का किसी भी राशि से गुणा करेंगे उत्तर क्या आएगा? 0। ओम का नियम कह लो या गणित के नियम कह लो, तो किसी भी घटक के वोल्टेज ड्रॉप का मान, हर घटक के वोल्टेज ड्रॉप का मान 0 हो जाएगा और पूरी की पूरी जो आरोपित वोल्टेज है, जो युक्ति ओपन हुई है उसके सिरों पर उपलब्ध होगी। क्यों उपलब्ध होगी? क्योंकि सभी घटकों में से किसी ने भी वोल्टेज ड्रॉप किया ही नहीं। अब कईयों के मन में क्या प्रश्न आता है, उस प्रश्न का भी उत्तर मैं आपको अभी दे दूंगा। वो उत्तर प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि जैसे ये वोल्टमीटर जुड़ गया, कई कहेंगे जी हाँ, अब कहेंगे जी क्या कोई युक्ति काम करेगी क्या इस कंडीशन में? कईयों के दिमाग में आएगा जी अब तो लैंप काम करने चाहिए क्योंकि वोल्टमीटर जुड़ गया और वोल्टमीटर जो है उसने परिपथ में, वोल्टमीटर जुड़ गया और वोल्टमीटर ने परिपथ में धारा को मान पूर्ण कर दिया, ठीक है ना। अब आप लोग कहोगे जी धारा यूं जा रही है, थोड़ा धारा को अलग तरीके से दिखाते हैं अपनी बारी। अब आप लोग कहोगे धारा तो अब यूं जा सकती है, ये जा सकती है, ये जा सकती है, वोल्टमीटर के अंदर से होकर धारा यूं जा रही है, बिल्कुल परिपथ अपना पूर्ण कर रही है, आप कहोगे ये कंडीशन लागू होगी, अब लैंप काम करना चाहिए। लेकिन इसके लिए, इस चीज को समझने के लिए आपका वोल्टमीटर क्लियर होना जरूरी है कि वोल्टमीटर किसे कहते हैं। वोल्टमीटर एक ऐसी युक्ति है, वोल्टमीटर जो वोल्टमीटर है आपका, वो एक ऐसी युक्ति है जो रेजिस्टेंस बहुत ही क्या रखती है, अभी ज्यादा रखती है। ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस रखती है कि यदि इसके अंदर से आप धारा प्रवाहित करवाने का प्रयास करोगे तो धारा जाएगी मिली एम्पेयर में या माइक्रो एम्पेयर में, धारा बहुत ही क्या जाती है, कम। अब ये लैंप है, ये मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर की धारा पर कार्य नहीं करते, परिपथ पूर्ण नहीं माना जाता। सर्किट वोल्टमीटर का जरूर पूर्ण होता है, बाकी किसी में से उनके कार्य करने के लायक धारा नहीं जाती, इसलिए कोई भी युक्ति कार्य नहीं करती, उनकी धारा का मान शून्य ही रहता है, बहुत ही कम रहता है। यदि ये वोल्टमीटर माइक्रो एम्पेयर की धारा ले रहा है तो इसकी धारा भी कितनी, माइक्रो एम्पेयर। श्रेणी में धारा सब में फिर समान रहेगी, माइक्रो 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 एम्पेयर पे अगर वोल्टेज ड्रॉप देखोगे तो यहाँ पे 0 माइक्रो 10 की पावर 9, 10 लाख गुना कम हो जाएगा 1 एम्पेयर का। इतने गुना कम पर वोल्टेज ड्रॉप लगभग नगण्य या 0 ही प्रदर्शित करेगा और हम मोटा मोटी 0 ही लेके चलते हैं, इस बात का ध्यान रखना भी। तो ये था श्रेणी परिपथ में क्या हो जाना, ओपन। एक बार फिर से बता देता हूं, श्रेणी परिपथ में ओपन सर्किट हो जाने पर परिपथ में प्रतिरोध का मान अति उच्च व धारा का मान शून्य हो जाता है, परिपथ की कोई भी युक्ति कार्य नहीं करती। परिपथ का प्रतिरोध अति उच्च हो जाने से धारा का मान शून्य, कोई भी युक्ति कार्य नहीं करती, सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉप शून्य हो जाता है और पूरी की पूरी आरोपित वोल्टेज ओपन हुए घटक के सिरों पर उपलब्ध होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यही होता है श्रेणी में क्या हो जाए जब ओपन सर्किट। अब इसका प्रश्न क्या आता है, उसकी लैंग्वेज सुन लो कि श्रेणी क्रम में 60 लैंप जुड़े हैं, 50 जुड़े हैं, 60 जुड़े हैं, 60 लेके चलते हैं। श्रेणी क्रम में 60 लैंप जुड़े हैं, यदि किसी कारणवश 32 नंबर का लैंप ओपन हो जाए तो निम्न में से क्या घटित होगा। कितने लैंप जुड़े हैं भाई, कितने लैंप जुड़े हैं, 60 लैंप जुड़े हैं। ओपन कितने नंबर का, 32 नंबर का ओपन हो गया तो क्या ऑप्शन आएंगे, 32 लैंप के पहले के लैंप कार्य करेंगे, 32 से पहले के लैंप कार्य करेंगे, बाद वाले लैंप कार्य नहीं करेंगे। ये प्रश्न आ गया। उसके बाद में क्या, 32 से बाद वाले लैंप तो कार्य करेंगे और उससे पहले वाले लैंप है वो कार्य नहीं करेंगे। 32 नंबर का लैंप कार्य नहीं करेगा, बाकी सारे लैंप कार्य करेंगे, कोई भी लैंप कार्य नहीं करेगा। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन जो भी आए, सही का चुनाव रट्टों से नहीं होगा। अगर किसी किताब में गलत दे दिया इसका आंसर और आपने लगा ली रट्टे, पेपर में वैसा का वैसा आ गया, आपका रट्टा ही लागू होगा जो कि कर रहे हो। शनिवार को टेस्ट है, ध्यान रखना, शनिवार तारीख आपकी
21 तारीख शनिवार शाम 7 बजे टेस्ट लूंगा। उसका जो सिलेबस है मैंने आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कम्युनिटी टैब पे भी मैंने सिलेबस डाल दिया है। एक बात का विशेष ध्यान रख लो, सभी बच्चे सुन लो, जो टेस्ट में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं उनको अपनी फीस टीचमेंट ऐप पर 20 तारीख शाम को 5 बजे तक जमा करवा देनी है। शाम को 5 बजे के बाद में किसी भी बच्चे का कोई एडमिशन नहीं होगा। यदि मेरे बैच में 20 बच्चे भी जुड़ते हैं तो मैं उन 20 का ही टेस्ट लूंगा। अब मैंने पिछले वीडियो में पिछले टेस्ट के दौरान ही आपको बता दिया, वो टेस्ट फ्री था। अब किसी के लिए कोई भी टेस्ट फ्री नहीं है। टेस्ट बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ध्यान रखना, और मेहनत का फल सभी चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रख लो। 20 तारीख शाम 5 बजे तक 20 तारीख शाम 5 बजे तक जो विद्यार्थी इच्छुक हैं मेरे से जुड़ने का, अपनी काबिलियत को परखने का और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, तो वो टेस्ट सीरीज 20 तारीख शाम 5 बजे तक ज्वाइन कर लो। उसके बाद में मैं लिंक एक्सपायर कर दूंगा। जो जो बच्चे क्लासरूम में ऐड है, जिनकी फीस आ जाएगी, वो तो क्लासरूम में रहेंगे और बाकी सबको मैं वहां से हटा दूंगा। एक बात और, जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं जो रेगुलर थे जनवरी और मार्च बैच के, उनके बारे में फिर से घोषणा कर रहा हूं। उनको अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाना होगा, फीस उनकी नहीं लगेगी। ये बात मैंने उनको पहले ही बोल दिया है। अगर उनकी पूरी फीस जमा है तो उनसे फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवा के, क्लासरूम आईडी बता, अपना रोल नंबर बता के, अपने पुराने रोल नंबर जो उनके क्लास में ऐड हैं वो बता के आपको टीचमेंट में अपना कंफर्मेशन करवाना होगा। वहां से मैं उनकी फीस को 0 कर दूंगा और वो उसमें ऐड रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 20 तारीख शाम 5 बजे तक आपको ऐड होना है तो आप हो जाइए, उसके पश्चात कोई भी ऐड नहीं होंगे। और उसके बाद में जो फीस के स्ट्रक्चर है ये भी थोड़ा मैं चेंज करूंगा, तो 20 तारीख तक ये ऑप्शन लागू होंगे। उसके बाद में कुछ नए नियमों के साथ कुछ नई चीजें प्रस्तुत करूंगा भी। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने श्रेणी में पढ़ लिया था ओपन सर्किट, और अब पढ़ेंगे श्रेणी में क्या होना अभी, शॉर्ट सर्किट। तो नेक्स्ट टॉपिक लगा लो, श्रेणी में शॉर्ट सर्किट होना या श्रेणी में शॉर्ट सर्किट दोष। तो अब तक हमने पढ़ा था ओपन सर्किट, और पढ़ेंगे शॉर्ट। तो शॉर्ट के बारे में भी आपको पता होता है, दो चीजें देखनी है, एक धारा और एक प्रतिरोध। धारा शॉर्ट में कहां चली जाती है, अनंत, प्रतिरोध कहां चला जाता है, 0। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम करते हैं श्रेणी में शॉर्ट। तो बनाते हैं अभी श्रेणी परिपथ, वही लैंप परिपथ श्रेणी हो जाएगा। लैंप चाहे कितने मर्जी जोड़ लो, 5 जोड़ो, 50 जोड़ो, 100 जोड़ो, 1000 जोड़ो, जो नियम 1 पे लागू है वही सब पे लागू होगा। यहाँ कुछ आरोपित वोल्टेज है और अब शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मोटी तार लेंगे और किसी भी एक लैंप को, अगर आपकी इच्छा करें इसको शॉर्ट कर दो, एक मोटी तार से इस लैंप को हमने क्या कर दिया, अभी शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट सर्किट के लिए मोटी तार या जम्पर वायर का प्रयोग करते हैं, आगे चर्चा करते रहेंगे। अब क्या घटित होगा, तो लिखो भाई, श्रेणी परिपथ के अंदर, श्रेणी परिपथ के अंदर शॉर्ट सर्किट होने पर, श्रेणी परिपथ के अंदर, ध्यान से लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गड़बड़ बहुत है इसमें। श्रेणी परिपथ के अंदर शॉर्ट सर्किट होने पर शॉर्ट हुई युक्ति कार्य नहीं करती। जो युक्ति शॉर्ट हो गई ये कार्य नहीं करेगी, शॉर्ट हुई युक्ति कार्य नहीं करती, अन्य युक्तियां कार्य करती रहेगी। इसके लिए भी कंडीशन अप्लाई है, विस्तार लगा हुआ है। एक अखबार में ऐड आती है कि जी 5,999 रुपए दो और मोटरसाइकिल ले जाओ। कोई भी प्लेटिना फ्लूटिना जो भी मोटरसाइकिल की ऐड आती है, सारे हीरो होंडा के 5,900, दिवाली आने वाली है अभी, धनतेरस वगैरह भी स्कीमें आएंगी, 5,999 दो मोटरसाइकिल ले जाओ। क्यों, बात राज पड़े अपने 5,999 के यहाँ पर एक स्टार सा बना होता है, ये बड़ा होता है कि नहीं बनाता, वो स्टार सारी कहानी की ऐसी तैसी करते हैं। 5,999 थे दे वो किस्ता थारा गंगा बरसी। तो यहां जब स्टार का अध्ययन करते हो तो नीचे बहुत ही बारीक अक्षरों में स्टार के बारे में 50 एक बातें लिखी होती है, वहां से पता लगता है भाई किस्ता में तो डाउन पेमेंट है। सेम वही बात है, मैंने क्या बताया उस पर गौर करना। श्रेणी परिपथ के अंदर यदि कोई घटक शॉर्ट हो जाएगा तो शॉर्ट युक्ति या घटक कार्य नहीं करेगा, अन्य घटक कार्य करते रहेंगे। स्टार लगा हुआ है, इस पे भी वो स्टार आगे बताऊंगा क्या है, वो कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो एक बार के लिए अन्य घटक कार्य करते रहेंगे, अन्य घटक काम करेंगे, जो शॉर्ट हो गया वो कार्य नहीं करेगा। सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉप, सभी घटकों का जो वोल्टेज ड्रॉप है, यदि हम वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाए इसके ऊपर, यदि वोल्टमीटर लगाया जाए, इसके ऊपर एक वोल्टमीटर लगा दिया, यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दिया, सेम वही प्रक्रिया, सेम ऐसे ही वोल्टमीटर हमें लगाने हैं, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, बीच में से तार ओपन हो जाए तो उसको ओपन मत मानना भी, कहीं यहाँ से जब बोल ग्राफ पढ़ना तो बना हुआ है कोई नहीं। अच्छा देखा है गुरुजी, ये 8वीं ओपन रहेगी, गुरुजी 8वीं ओपन रहेगी, नहीं है कोई नहीं, ये बनाते टाइम थोड़ी सी भूल है, थारा दिमाग गठे ही रहे तो ओपन, ये दिमाग खुला है, गालियों कट गयो, ठीक है ना। तो दिमाग को खुला रखो,
ठीक है, लेकिन चीजों को उसके अंदर संग्रहित करो, ये चीज है। दिमाग खुला रखने का मतलब ये नहीं खोल दो दिमाग को, उसके अंदर चीजें आ रही है जा रही है, कोई बीच में होल्डिंग नहीं हो रही। होल्डिंग जरूरी है, इलेक्ट्रिकल में होल्डिंग का बहुत बड़ा महत्व आगे बताऊंगा होल्डिंग क्या होती है। तो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ऐसे करके V6 तक हम जाएंगे, V80 तक भी जा सकते हैं, V100 तक जा सकते हैं, 1000 लाख कितने मर्जी में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतने सारे वोल्टमीटर लगे हुए हैं, एक शॉर्ट हो गया तो अब आपसे पूछ ले कि यदि V3 की रीडिंग पूछ ले आपसे, इस V3 की रीडिंग क्या होगी, तो V3 के पाठ्यांक याद करो, पिछले टेस्ट में क्वेश्चन दिया था इस प्रकार से, एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ था एक तार के साथ में, यहाँ यूं था, ऊपर सर्किट बना हुआ था सारा, यहाँ एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ था, सेम वही कंडीशन आ गई, वोल्टमीटर शॉर्ट हो गया, इसकी रीडिंग क्या होगी, 0। पिछले से उलट, जबकि पिछले ओपन में यहाँ पे सबसे ज्यादा वोल्टेज यही दिखा रहा था, बाकी सब 0। अब यदि श्रेणी क्रम में कोई परिपथ शॉर्ट हो जाए तो शॉर्ट हुआ घटक या युक्ति कार्य नहीं करेगी, शॉर्ट हुई युक्ति के वोल्टेज पतन का मान 0 हो जाएगा, अन्य घटक जो है वो कार्य करते रहेंगे, लेकिन इनका वोल्टेज ड्रॉप V1 पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ जाएगा। V1 जो है पहले की अपेक्षा कुछ बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि शॉर्ट होने के पश्चात की कंडीशन और पहले की कंडीशन में रेजिस्टेंस का फर्क है। शॉर्ट होने के पश्चात और पहले की कंडीशन में किसका फर्क है? रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का। ध्यान से देखो, पहले लगे हुए थे 6 प्रतिरोध, कितने लगे थे? 6। एक हो गया ओपन जो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हुए को बाहर निकाला, शॉर्ट का मान कितना हो गया? 0। तो प्रतिरोध रहेगी कितने? 5। अगर सारे एक एक ओम के हैं तो पहले आ रहा था 6 ओम, अब आ रहा है कितने ओम? 5 ओम। प्रतिरोध के मान में क्या आई? कमी। प्रतिरोध के मान में कमी आने से धारा के मान में क्या हुई? वृद्धि। धारा पहले से क्या हो जाएगी? भी बढ़ जाएगी। तो धारा पहले से बढ़ जाएगी तो इन सब का वोल्टेज ड्रॉप V बराबर I इंटू R तो नियत है, जब I बढ़ गया तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉप पहले से कुछ बढ़ जाएगा। परिपथ की कुल धारा पहले से कुछ बढ़ जाएगी, शॉर्ट सर्किट से पहले कुछ बढ़ जाएगी। यदि पहले 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस था और मान लेते हैं 6 ही वोल्ट थी, पहले 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस था, वोल्टेज भी कितनी थी? भी 6 वोल्ट थी। तब धारा की बात करें तो धारा थी 1 एम्पीयर। अब की बारी क्या हुआ कि टोटल रेजिस्टेंस तो घट के 5 रह गया, वोल्टेज तो 6 ही है, तो 6/5 इस बार धारा 1 से क्या आएगी? ज्यादा। जब धारा का मान बढ़ा तो जाहिर सी बात है, हमने कहा था कि समानुपाती I, धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, तो सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। अब सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है। अब वो स्टार वाली बात कर लेते हैं। मैंने कहा था सभी युक्तियां कार्य करेगी, स्टार लगा हुआ है, सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ गया। अब एक बात है, पहले ये 1 वोल्ट ड्रॉप कर रहा था, अब मान लेते हैं 1.1 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है सारे, ठीक है। अब यदि ये 1.1 वोल्ट को सहन कर पाया तो ये कार्य करता रहेगा, ठीक है ना। और यदि ये नहीं कर पाया तो ये फ्यूज हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। अब कई प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि लैंपों के प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न आ गया 6 लैंप जुड़े हैं, 1 नंबर लैंप या 3 नंबर या 4 नंबर लैंप जो है वो शॉर्ट हो गया, अन्य लैंपों के प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल, जब धारा बढ़ी है, वोल्टेज बढ़ी है, तो प्रकाश का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लैंप विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करते हैं। और आगे जूल इंतजार कर रहा है अपना नियम लेके, बाकी बातें वहां करेंगे। तो इतनी बातें याद रख लेना। ये है श्रेणी में कौन सा परिपथ होना? शॉर्ट होना। एक बार फिर से बता देता हूं, श्रेणी में शॉर्ट होने पर शॉर्ट युक्ति कार्य नहीं करती, अन्य युक्तियां कार्य करती रहती है। परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले से कुछ घट जाता है, परिपथ की धारा पहले से कुछ बढ़ जाती है, घटकों का वोल्टापतन पहले से कुछ बढ़ जाता है। शॉर्ट हुई युक्ति के सिरों पर वोल्टमीटर लगाने पर वोल्टमीटर 0 पाठ्यांक प्रस्तुत करता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको प्रैक्टिकल, देखो मेन बात ये प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल रिलेटिव चीजें प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। अब प्रैक्टिकल करने का आपका समय निकल गया तो थ्योरेटिकल में तो ऐसे ही समझा जाएगा, समझना पड़ेगा, गलत नहीं है, सब चीजें सही है। तो यहां आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है जिसका नाम था श्रेणी परिपथ। हमने श्रेणी परिपथ का अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा आपका समांतर या पैरेलल सर्किट। लेकिन पैरेलल या समांतर सर्किट इस वीडियो के अंदर मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रदान करूंगा। तब तक के लिए आप तैयारी कीजिए अपने टेस्ट की। टेस्ट की सिलेबस जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा। वैसे कम्युनिटी टाइम में मैंने पहले ही वो छोड़ दिया है, आप उसको देखिए, वो टॉपिकों को तैयार कीजिए। कुछ प्रश्न उस टॉपिकों से बाहर भी आएंगे। ध्यान रखना, पेपरों की हार्डनेस यानी कि मुश्किल जो है वो आगे आने वाले टाइम में बढ़ती जाएगी। जो मुझसे जुड़े हैं, जो मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि टेस्ट कैसे बढ़ेंगे। ये जो टेस्ट पिछले पहले और दूसरे थे, ये बहुत आसान टेस्ट थे। ये वो टेस्ट थे जो नए बच्चे आते हैं 5, 10, 15 दिनों में वो दे सकते हैं। लेकिन अब जो टेस्ट आने वाले हैं उनमें प्रश्न इतने मुश्किल प्रश्न आप लोग खुद बना लोगे। मेरा तो काम ही है। देखो, अब प्रश्न का क्या होता है कि प्रश्न इस तरीके से निर्मित किए जाते हैं कि आपका दिमाग घूम जाए। आपने जो रट्टे लगाए हैं, मैं उनसे बहुत ही अलग चीजें आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सिलेबस आपको दे दिया है, उस सिलेबस के सारे टॉपिक क्लियर कर लो। क्लियर करने के बाद में आपका टेस्ट होगा शनिवार को शाम को 7 बजे टेस्ट है। 20 तारीख
तक आपने शाम 5 बजे तक यदि अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं करवाया, अपनी फीस पूरी जमा नहीं करवाई है, तो मैं आपको टेस्ट में एलिजिबल नहीं करूंगा। मैं उन सब बच्चों को उस क्लासरूम जो आईडी है उस क्लासरूम से बाहर निकाल दूंगा भाई। तो 20 तारीख शाम 5 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन करवा लीजिएगा और उसके बाद में जो शनिवार को टेस्ट होगा उसमें केवल वही बच्चे बैठ पाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन 20 तारीख शाम 5 बजे तक हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।